नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का है। अर्जुन तेंदुलकर अपने जनेऊ को लेकर ट्रोलर के निशाने पर हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि कपड़ों के ऊपर जनेऊ क्यों पहना और ऐसे जनेऊ कौन पहनता है। इसे धार्मिक अपमान से जोड़ा जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर सानिया चंडोक के साथ 7 फेरे ले लिए। साउथ मुंबई के एक लग्जरी और हाई सिक्योरिटी वेन्यू में हुई इस शादी में परंपरा और शाही अंदाज दोनों की झलक देखने को मिली। साथ ही हिंदू रीति रिवाजों से सचिन तेंदुलकर के बेटे का विवाह संपन्न हुआ। मुंबई में एक सामान्य मॉडल भी बन जाने पर संस्कार भूल जाने वाले युग में सचिन तेंदुलकर का बेटा जनेऊ पहनकर संस्कारों का पालन कर रहा है। बेहद प्यारी सेरेमनी रही, लेकिन जिस तरह से उनके जनेऊ कपड़ों के ऊपर पहनने पर सवाल उठ रहे हैं वो काफी गैर जरूरी लगता है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी, जल्द विधानसभा में होगा पेश। अब महाराष्ट्र में नो लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन पर खौफनाक सजा पर फैसला। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल का ऐलान, विष्णुदेव वर्मा की हुई नियुक्ति। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं विष्णुदेव। उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिया धोखा। बीएमसी वार्ड कमेटी चुनाव में एकनाथ शिंदे की मानसी सातमकर की हुई जीत। बारामती उपचुनाव से बड़ा सियासी तापमान, सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी तय, अप्रैल में होगा मतदान। रोहित पवार के बयान से मचा हड़कंप, बोले 2023 दावोस दौरे में एकनाथ शिंदे की जान को था खतरा, विमानन कंपनी पर लगाया साजिश का आरोप। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस के बड़े फैसले की। फडणवीस सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा से पास होते ही ये कानून बन जाएगा। इस बिल का मकसद राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकना है। मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे ने विधेयक को लेकर जानकारी दी। महाराष्ट्र में प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री असलम शेख ने कहा, राज्य को जिस कानून की वास्तव में जरूरत है उस पर सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे सामने हैं। सरकार को इन समस्याओं पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति को कौन सा धर्म अपनाना है या किस धर्म में जाना है, यह अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून जब विधानसभा में आएगा तब विपक्ष उसका विस्तृत अध्ययन करेगा। अगर ये कानून संविधान के खिलाफ पाया गया तो कांग्रेस और विपक्ष इसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र में ये विधेयक मध्य प्रदेश और गुजरात में लागू कानून से भी ज्यादा सख्त होगा। इसके कानून बनने के बाद किसी को जबरन धर्मांतरण कराना या लालच देकर धर्म बदलवाना और गैर जमानती अपराध इसे माना जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, महाराष्ट्र में लंबे वक्त से धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग की जा रही थी। कई हिंदूवादी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर सालों तक आंदोलन किया है। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। नए कानून बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति जबरन, धोखे से या लोभ देकर धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ नॉन बेलेबल अपराध के तहत केस दर्ज किया जाएगा। धर्मांतरण के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। उनको जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी। आम लोगों को कानून के प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी देने के लिए जल्द ही इसे साझा किया जाएगा। दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में यह कानून ज्यादा सख्त और प्रभावी होगा। नीतीश राणे ने यह भी कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया था कि राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया जाएगा, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी है जो हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा करती है। वो इस विधेयक के कैबिनेट से पास होने पर संतुष्ट महसूस करेंगे। आपको बता दें कि अगर ये कानून बनता है तो अब धर्मांतरण मामले में अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो उसे 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। खबरों में आगे का रुख करते हैं।
महाराष्ट्र के नए राज्यपाल का ऐलान हो चुका है। वो त्रिपुरा के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। पूर्वोत्तर एक अनुभवी और मंजे हुए राजनेता के रूप में पहचाने जाने वाले जिष्णुदेव वर्मा ने त्रिपुरा की राजनीति में दशकों तक अहम भूमिका निभाई है। अब वो देश के महत्वपूर्ण और आर्थिक राज्य महाराष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। 1990 के दशक में बीजेपी में शामिल होकर अपने सक्रिय राजनीतिक सफर की इन्होंने शुरुआत की। उस दौर में जब त्रिपुरा में वामपंथी यानी लेफ्ट दलों का जबरदस्त वर्चस्व था, जिष्णुदेव वर्मा ने राज्य के कोने कोने में जाकर बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने 1996, 1998 और 1999 में त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, जिससे राज्य में पार्टी की नींव मजबूत हुई। साल 2018 त्रिपुरा की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था, जब बीजेपी ने पहली बार वहां अपनी सरकार बनाई। इस नई सरकार में जिष्णुदेव वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया था और बाखूबी उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया। 2018 से 2023 तक उन्होंने वित्त, ऊर्जा, योजना, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। जिष्णुदेव वर्मा सिर्फ एक राजनीतिज्ञ या प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। उन्हें साहित्य, कला और खेल क्षेत्र में गहरी रुचि है। वो एक कुशल कवि और लेखक के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। इसके अलावा उन्हें बैडमिंटन के खेल से गहरा लगाव है और वो कई खेल संगठनों में अहम भूमिका निभा चुके हैं और अब नई जिम्मेदारी महाराष्ट्र को संभालने की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएमसी की 6 वार्ड कमेटियों के अध्यक्ष पदों के चुनाव गुरुवार को हुए। चुनावों में कई जगह दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। वहीं एफ उत्तर और एफ दक्षिण वार्ड कमेटी के चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पार्षदों की गैर मौजूदगी की वजह से उद्धव ठाकरे की प्रत्याशी और पूर्व मेयर श्रद्धा जाधव को हार का सामना करना पड़ा। शिंदेगुट की नगर सेविका मानसी सातमकर जीत गई। बीएमसी के 6 वार्ड कमेटियों के अध्यक्ष पद के लिए गुरुवार को ये चुनाव हुए, जिसमें आर उत्तर और आर मध्य वार्ड कमेटी के अध्यक्ष पद पर प्रकाश दरेकर, आर दक्षिण वार्ड कमेटी के अध्यक्ष पद पर लीना दहरकर और सीडी प्रभाग कमेटी के अध्यक्ष पद पर आकाश पुरोहित निर्विरोध चुने गए। एबीई प्रभाग समिति अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के ज्ञानराज निकम ने बीजेपी के पार्षद रोहित दास लोखंडे को 2 वोटों से हराया। वहीं पी पूर्व और पी पश्चिम प्रभाग कमेटी के चुनाव में कांग्रेस के हैदर अली असलम शेख ने एनसीपी यानी शरद पवार के पार्षद अजित राव राणे को 2 वोटों से मात दी। कांग्रेस की पार्षद आयशा सोफियान वनु और समाजवादी पार्टी की पार्षद इरम सिद्दीकी मतदान प्रक्रिया के दौरान गैर मौजूद रहे और इन दोनों के मतदान में शामिल न होने की वजह से महाविकास अघाड़ी का पूरा गणित बिगड़ गया। मतदान के बाद मानसी सातमकर को कुल 8 वोट मिले, जबकि श्रद्धा जाधव को 7 वोट ही मिल सके। इस तरह 1 वोट के अंतर से श्रद्धा जाधव को हार का सामना करना पड़ा। यानी एक तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उद्धव को पूरी तरह से यहाँ पर कहें कि उनके पूरे खेल को बिगाड़ के रख दिया। एफ उत्तर और एफ दक्षिण प्रभाग समिति में कुल 17 पार्षद हैं, जिनमें बीजेपी के 5, उद्धव के 6, शिंदे के 3, कांग्रेस के 1, समाजवादी पार्टी का 1 और एमएनएस का 1 पार्षद शामिल है। महायुति के पास बीजेपी और शिंदे गुट को मिलाकर कुल 8 पार्षदों का समर्थन था। यही उद्धव सेना, कांग्रेस और एमएनएस के पास भी कुल 8 वोट थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की वोट को निर्णायक माना जा रहा था। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बारामती और राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से सियासी तापमान बढ़ने लगा है। दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन और राहुरी से बीजेपी विधायक शिवाजी राव काडलेके के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई थी। चुनाव आयोग मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान कर सकता है। बारामती सीट पर अजित पवार की विरासत को आगे ले जाने के लिए उनकी पत्नी सुनित्रा पवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं राहुरी सीट पर बीजेपी की रणनीति और उम्मीदवार पर भी नजरें टिकी हुई हैं। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी कोर कमेटी ने एक महत्वपूर्ण बैठक में सुनित्रा पवार को बारामती उपचुनाव के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार चुना है। सुनित्रा पवार ने हाल ही में राज्यसभा से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है और वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनकी जगह पर पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा गया है। बारामती पवार परिवार का गढ़ है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि सुनित्रा पवार को भारी जन समर्थन मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि सांसद सुप्रिया सुले सहित कई विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक शिष्टाचार और अजित पवार
के प्रति सम्मान दिखाते हुए इस चुनाव को निर्विरोध कराने की इच्छा जताई है। राहुरी विधानसभा सीट से लगातार विधायक रहे बीजेपी के दिग्गज नेता शिवाजी भानुदास काडले का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और निर्वाचन आयोग यहां पर SIR का काम पूरा कर चुका है। बीजेपी इस सीट को लेकर अपने पास ही बरकरार रखने के लिए काडले परिवार के ही किसी सदस्य या किसी स्थानीय प्रभावी चेहरे पर दांव लगा सकती है। और खबरों के आखिर में बात एनसीपी विधायक रोहित पवार के बड़े बयान की। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साल 2023 के दावोस दौरे को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। रोहित पवार के मुताबिक उस वक्त मुख्यमंत्री के विमान के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे का विमान बिना पूर्व अनुमति के ईरान और इराक के एयर स्पेस में घुस गया था, जिसके बाद उन देशों की एयरफोर्स ने विमान को मार गिराने की चेतावनी दी थी। रोहित पवार के मुताबिक 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दावोस यानी स्विट्जरलैंड जा रहे थे। मुंबई से उड़ान भरने के बाद विमान ईंधन भरवाने के लिए बहरीन में रुका। वहां से आगे बढ़ते वक्त विमान ने ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन वहां के अधिकारियों को इसकी पहले से जानकारी या इजाजत तक नहीं ली गई थी। रोहित पवार ने इस लापरवाही के लिए विमान का संचालन करने वाली कंपनी VSR एविएशन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक मुख्यमंत्री के विमान के लिए जरूरी ओवरफ्लाइट क्लियरेंस क्यों नहीं लिया गया था। रोहित पवार ने इस घटना को हाल ही में हुए अजीत पवार के विमान हादसे से जोड़ते हुए इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने मांग की इस पुराने मामले की भी हाई लेवल पर जांच होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके क्या महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि रोहित पवार लगातार डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के विमान हादसे में गई जान को लेकर एक साजिश और बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अजीत पवार का जो निधन हुआ है वो पूरी साजिश के तहत उसे अंजाम दिया गया। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।